Hello, this is Mehboob Hassan, physics teacher. Okay, student, today we are going to discuss Coulomb's law. Okay, जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी टू चार्ज बॉडीज हैं या कोई भी टू चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अगर लाइक चार्ज हैं तो वो क्या करेंगे, लाइक चार्ज बॉडीज हैं मीन अ पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज बॉडी या नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी। सो अगर लाइक चार्ज बॉडीज हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर अनलाइक चार्ज बॉडीज है मीन वन बॉडी पॉजिटिव है और दूसरा बॉडी आपका नेगेटिव है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, मीन कोई भी टू चार्ज बॉडीज हैं चाहे वो पॉजिटिव हो, लाइक हो और अनलाइक हो, तो या तो अट्रैक्शन फोर्स वहां पर रिप्रेजेंट होगा या फिर रिपल्सन फोर्स वहां पर रिप्रेजेंट होगा। मीन कोई ना कोई एक फोर्स वहां पर रिप्रेजेंट होता है और दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चार्ज पे कैसे कैसे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, इस सबको बताया था हमें कूलम्ब्स ने। ओके, सो आज हम कूलम्ब्स लॉ को ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट का नाम है एंड अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट का नाम है बच्चों। और कूलम्ब्स ने हमको बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडी, सपोज कर लेते हैं कोई चार्ज बॉडी है और इस पर जो चार्ज गिवन है दैट इज Q1 है एंड अनदर चार्ज बॉडी है और उस पर जो चार्ज गिवन है दैट इज Q2 है। ओके, दोनों चार्ज बॉडी है एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज R। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। मीन दो बॉडी चार्ज बॉडीज है और उनके बीच का डिस्टेंस हमने कितना सेट किया हुआ है, R डिस्टेंस उनके बीच में है। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, जो जाहिर है कि अगर ये भी पॉजिटिव मैंने सपोज किया है, सपोज दैट फर्स्ट बॉडी इज पॉजिटिव और सेकंड बॉडी आल्सो हैव पॉजिटिव चार्ज, दोनों बॉडी पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फर्स्ट बॉडी दूसरे बॉडी को रिपेल करेगी क्योंकि लाइक चार्जेस हैं, रिपेल्सिव फोर्स यहाँ पर प्रेजेंट होगा। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, जो रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है काय पर, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ वो चार्ज। मीन F is directly proportional to Q1 and Q2 and inversely proportional to F, inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them। मीन जो टू चार्जेस हैं उनके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट के, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे और उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको एक साथ लिखें देन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और ऐसे लिख सकते हैं, जब भी बच्चों कहीं पर प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट आता है, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है, उसको रिमूव करके एक कांस्टेंट लेते हैं और यहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाएगा K। उसको हम एक नो नाम देते हैं दैट इज K। हम यहाँ पर क्या कंसीडर करें उसको, K। F इज इक्वल हो जाएगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ओके, प्रैक्टिकली बच्चों K का वैल्यू जो फाइंड किया गया है वो K का वैल्यू होता है F इज इक्वल, K का जो वैल्यू होता है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो K का वैल्यू पुट करें अगर हम, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। दिस इज मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। मैथमेटिकल रिलेशन है कूलम्ब्स लॉ का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाएगा बच्चों, होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻⁹। मीन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ और इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, सो अगर मैं इसको ऐसे लिखें, फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये भी क्या है, कूलम्ब्स लॉ का ही फॉर्म है। ठीक है, सो दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। कूलम्ब्स लॉ का जो भी मैग्नीट्यूड, जो अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, इसमें एप्सिलॉन नॉट इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको क्या कहते हैं हम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मीन यहाँ पर जो हमारे चार्ज हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं, इन फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस में है तभी ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ Epsilon naught is permittivity of free space.
ओके कई बार बच्चों इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना आता है। सो 11th क्लास में हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.86 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12, 8.86 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नोट का, क्या फॉर्मूला था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सो एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर हो जाएगा कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना होता है 8.86 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर। ओके नेक्स्ट जो फोर्स का जो अभी मैग्नीट्यूड है, वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसका डायरेक्शन भी होगा। सो इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, सो यहाँ पर कूलाम्स ने बताया कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या होता है अलोंग द लाइन, जो भी लाइन इन टू चार्ज बॉडीज है इनको ज्वाइन करेगा उस लाइन के अलोंग होगा। इज इट क्लियर, मीन अगर पॉजिटिव ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। या एक बात और समझ लीजिए, जितना फोर्स Q1 मीन फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे लगाएगा, फोर्स बाय 1 ऑन सेकंड बॉडी, सेम अमाउंट का जो फोर्स होगा सेकंड बॉडी लगाएगा फर्स्ट बॉडी पर। ओके सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा। तो अगर ये इसको इधर रिपेल करेगा तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तब, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में। सो दोनों का जो फोर्स होगा इक्वल होगा और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज पार्टिकल। ओके जो टू चार्ज पार्टिकल को लाइन जॉइन कर रहा है उसके अलोंग रहेगा। ओके बहुत बार बच्चों कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आता है, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आता है। सो कूलाम्स लॉ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, सो दिस इज कूलाम्स लॉ in magnitude of electrostatic force और it is also called coulombic force। so इसका जो फोर्स हो जाएगा डायरेक्शन है, मैं सपोज कर लेता हूँ ये r वेक्टर होगा, जाहिर है। तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू r कैप, where r कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r, where r कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r। और जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको और ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन सिर्फ हमने देखना है कि उसका डायरेक्शन क्या है, तो आर कैप फोर्स है तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा इट इज गिवन बाय दिस, एंड उसका डायरेक्शन क्या होगा इट इज गिवन बाय आर वेक्टर, जो भी यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो क्या है आर कैप क्या है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यही हमारी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि अब चले हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि टू चार्ज बॉडीज हैं, सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक चार्ज बॉडी या मैं कहूँ एक चार्ज पार्टिकल जो है हमारा वो है इलेक्ट्रॉन, ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन। तो वी नो दैट इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो सेकंड बॉडी है वो हमारा है प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है पॉजिटिव होता है। ओके इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है वो भी हमें पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बच्चों 1.6 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब का फोर्स चार्ज होता है। और प्रोटॉन पे भी सेम अमाउंट का चार्ज होता है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, बस उसका साइन चेंज होता है। मीन अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब का जो प्रोटॉन पे चार्ज होगा। इज इट क्लियर। अब हमने कैलकुलेट करना है फोर्स बिटवीन अ इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच का हमने फोर्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मली बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं कहाँ एडजस्ट करते हैं, एटम्स में होते हैं। सो एटम्स का जो साइज है हम अप्रोक्सीमेट उसको 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल सपोज कर रहे हैं। कितना 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल हम सपोज कर रहे हैं। और वी नो दैट हमने क्या करना होता है जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बच्चों, एक बात और ध्यान रखेंगे, हम सिर्फ ऐसा यूनिट सिस्टम में ही सारे वैल्यू को पुट करते हैं। ऐसा यूनिट सिस्टम में हमने सारे वैल्यू पुट करने हैं, तो ऐसा यूनिट सिस्टम में एंगस्ट्रॉम तो नहीं पुट कर सकते हैं, मीन हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर। ओके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स
बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4πε0 कांस्टेंट है और इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹9। Q1 चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी और हियर फर्स्ट बॉडी इज इलेक्ट्रॉन, देन पुटिंग वैल्यू ऑफ Q1 दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19। बच्चा अब जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अभी हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव साइन जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चाहे तो आप इसका विथ साइन पुट कर सकते हैं, आप अगर यहाँ पर माइनस साइन के साथ पुट करेंगे, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है, तो आप माइनस साइन के साथ भी पुट कर सकते हैं और नहीं भी पुट करेंगे तब आप खुद से इसको क्लियर करें कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, अलाइक चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो माइनस साइन यहाँ निकल के आ जाएगा, माइनस साइन फिर से वही रिप्रेजेंट करेगा कि चार्ज कैसा है, सॉरी फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है। सो अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तब उसके लिए माइनस साइन आ जाएगा, या उसको मैं वैसे ही अपने माइंड में सेट कर लूं कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो वो अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा, उसमें फिर मुझे माइनस साइन की लगाने का जरूरत नहीं रह जाता है। Q2 का वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन R। R का वैल्यू क्या है, R यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम्स में होते हैं और उनके वैल्यू अप्रोक्सीमेट मैंने 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल सपोज किया है और दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे सो ये अप्रोक्सीमेट कितना आता है, इसका वैल्यू 392 न्यूटन के आसपास आता है। ओके, मैं इसके अबाउट बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं हूँ बच्चों, बट अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक और क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी में, एग्जांपल है गिवन है, मैंने देखा था। सो उसमें क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वी नो दैट बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करूं सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, according to Newton's law of gravitation, gravitational force between two massive body of mass m1 and m2। अगर कोई टू massive body है, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है और इनके बीच में अगर वो r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, देन उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F G से डिनोट करें अगर हम इसको, तो उसका वैल्यू क्या होता है G, where G is यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G m1 m2 ओवर R स्क्वायर। क्लास 9th के फिजिक्स में और 11th के फिजिक्स में हमने इसको डिस्कस किया होगा, आपने स्टडी किया होगा। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम्बिक फोर्स है दैट इज F E = 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ओके, इसका वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया था। अगर इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करें और दोनों को कंपेयर करें, मीन G का वैल्यू कितना होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m1 क्या है फर्स्ट बॉडी और हमारा फर्स्ट बॉडी यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻⁻31 केजी। आपको केजी में ही कंसीडर करना है, क्योंकि फिजिक्स में जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको ऐसा यूनिट सिस्टम लेना है और ऐसा यूनिट सिस्टम में इसका यूनिट केजी होता है। m2 मास ऑफ सेकंड बॉडी है और सेकंड बॉडी क्या है हमारे पास प्रोटॉन, और प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻27 केजी। ओके, जी का वैल्यू हमको नॉन है, m1 m2 का वैल्यू हमें पता है, ठीक है। आर का वैल्यू भी हमको पता है कि एंगस्ट्रॉन्ग ऑर्डर का ही है, सो इसको आर का वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉन्ग ही कंसीडर कर लेते हैं और इट इज इक्वल टू -10 मीटर। अगर दोनों फोर्स को हम कंपेयर करें, मीन अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं F ऑफ E ओवर F ऑफ G, हम कंपेयर कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा बच्चों डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन। चार्ज है, चार्ज क्या है Q1 क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, Q1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ना, Q2 प्रोटॉन पे चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को बच्चों उस रोज हमने बताया था E से डिनोट कर देते हैं।
सो ये क्या हो जाएगा E इंटू ई, दोनों चार्ज तो सेम है ना, दोनों पे इक्वल अमाउंट का चार्ज होता है। सो अगर मैं इसको एफ ई अपॉन एफ जी का रेशियो फाइंड आउट करूं तो ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन डिवाइड कर देते हैं, आर से तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी m1 एंड m2। अगर आप m1 m2 का वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, m1 क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड m2 मास ऑफ प्रोटॉन। अगर आप इसका वैल्यू पुट कर देंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप बच्चों इजीली है, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं आप। ओके, सो इसका वैल्यू आएगा 2.4 इंटू 10⁻39, 2.4 इंटू 10⁻39 इसका वैल्यू आ जाएगा। इट मीन जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको और ऐसे ले सकते हैं, एफ जी 2.4 इंटू 10⁻39 इंटू एफ जी। ओके, मीन जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के 2.4 इंटू 10⁻39 बहुत बड़ा हो गया बच्चों। 10⁻39 मीन आप 10 के आगे 39 जरूर लगाएंगे। सो ये तो बहुत ज्यादा ग्रेटर फोर्स है, ठीक है। सो एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपेयर में बहुत कम स्ट्रेंथ फोर्स है, इसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। या मैं कह सकता हूं, वी कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रेंथ, हाईली स्ट्रेंथ फोर्स, इसका जो स्ट्रेंथ है बहुत ही ज्यादा होता है, मजबूत फोर्स से, ताकतवर फोर्स से, ठीक है। ये था कूलम्ब्स।